बीकॉम पार्ट सेकंड के EFM के प्रश्न पत्र राजस्थान में आर्थिक पर्यावरण पे आधारित इस PPT में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। राजस्थान में आर्थिक पर्यावरण विषय का नाम है, परंतु हमें राजस्थान की अर्थव्यवस्था जानने से पहले भारत की अर्थव्यवस्था से भी परिचित होना पड़ेगा। इसी पे आधारित आज का ये प्रेजेंटेशन। भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं। आर्थिक विकास के आधार पर विश्व को दो भागों में बांटा गया है। प्रथम है विकसित देश या विकसित अर्थव्यवस्था, सेकंड है विकासशील देश या विकासशील अर्थव्यवस्था। दो देशों की तुलना करने पर विकास की अवस्था ही तुलना का आधार बनती है। भारत एक विकासशील देश है, डेवलपिंग कंट्री है, जिसकी मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। प्रथम, कम राष्ट्रीय आय, लो नेशनल इनकम। 2015-16 में 112,46,305 करोड़ तथा 2016-17 में 120,34,713 करोड़ रुपए भारत की राष्ट्रीय आय आंकी गई है, जबकि दुनिया के अन्य विकसित देशों जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, सऊदी अरब आदि की तुलना में भारत की राष्ट्रीय आय बहुत कम है। सेकंड विशेषता है न्यून प्रति व्यक्ति आय, लो पर कैपिटा इनकम। भारत में प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है। सन 2013 में भारत की प्रति व्यक्ति आय 5,150 अमेरिकन डॉलर तथा इसी समय अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय 63,909 अमेरिकन डॉलर थी, जो कि भारत की प्रति व्यक्ति आय की तुलना में 12.4 गुना अधिक है। सन 2011-12 में 63,460 रुपये, 2015-16 में 93,231 रुपये तथा 2018-19 में 1,26,419 रुपये चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय मापी गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रति व्यक्ति आय के मापने का आधार वर्ष 2011-12 है। अगली विशेषता है कृषि पर निर्भरता। भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है। यहाँ आज़ादी के समय लगभग 70% जनसंख्या कृषि क्षेत्र में लगी हुई थी और आज वर्तमान में लगभग 48.9% श्रम शक्ति कृषि क्षेत्र में कार्यरत है। जैसे जैसे कोई देश विकास करता जाता है उसमें कृषि क्षेत्र का योगदान कम होता जाता है तथा उद्योग धंधों और सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़ता जाता है। और अगली विशेषता है जनसंख्या विस्फोट। आपको मालूम होगा कि भारत विश्व में ओनली 2% भूभाग पे अधिकार रखता है, जबकि यहाँ पर 17% विश्व की कुल जनसंख्या का 17% निवास करता है। तो ये भी एक विशालकाय जनसंख्या वाला देश हो गया है अपना देश। वर्तमान में चाइना प्रथम स्थान पे है और अपना देश दूसरे नंबर पे आता है जनसंख्या के मामले में। 1991 की जनसंख्या में 84.6 करोड़ तथा 2001 में 102.7 करोड़, 2011 की जनगणना में 121.2 करोड़ भारत की आबादी मापी गई है और 2020 के अंत तक यही आंकड़ा 131 करोड़ तक पहुंचने की संभावना है। भारत में मृत्यु दर कम है और जन्म दर अधिक है। 2013 में जन्म दर 21.4% तथा मृत्यु दर 7% अंकित की गई है।
जो कि जनसंख्या विस्फोट का एक बड़ा कारण है। अगली विशेषता है बेरोजगारी। भारत में बेरोजगारी की ऊंची दर पाई जाती है। यहाँ संरचनात्मक तथा छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। संरचनात्मक वह बेरोजगारी होती है जहाँ पर काम के इच्छुक लोगों के लिए पर्याप्त मात्रा में उद्योग धंधे विकसित नहीं होने की वजह से उनको काम नहीं मिलता है। और छिपी हुई बेरोजगारी भी यहाँ बहुतायत से पाई जाती है। कृषि क्षेत्र छिपी हुई बेरोजगारी का एक बड़ा उदाहरण है। काफ़ी लोग, एक परिवार के लोग अपनी खेती में जुटे हुए होते हैं, परंतु ज़्यादा संख्या में भी काम करने से उत्पादन पे कोई प्रभाव नहीं होता है। एक निश्चित मात्रा में उत्पादन हो पाता है खेती से। बेरोजगारी की दर 4.9% भारत में पाई जाती है, जो 15 वर्ष तथा इससे अधिक ऊपर आयु वर्ग के लोगों के लिए है। शहरी क्षेत्र में यह 4.7% तथा ग्रामीण क्षेत्र में 5.5% पाई जाती है। अगली विशेषता है पूंजी की कमी, लैक ऑफ कैपिटल। भारत की जनता परंपरागत जीवन यापन कर रही है। अंधविश्वास, मूर्ति पूजा, मृत्यु भोज, इन पे अनाप शनाप खर्च करते हैं और ये सब गैर उत्पादक कार्य होते हैं जिन पे खर्च करने के बाद कोई रिटर्न उन पे नहीं मिल पाता है। और यही वजह होती है कि यहाँ बचत कम होती है, और बचत जब नहीं होती है तो पूंजी का निर्माण नहीं हो पाता। अगली विशेषता है निम्न जीवन स्तर, लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। भारत की जनता निम्न जीवन स्तर जीती है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है यहाँ की प्रति व्यक्ति आय का कम होना। जब व्यक्ति की आय बढ़ती है तो उसका जीवन स्तर अच्छा हो जाता है। अगली विशेषता है संपत्ति एवं आय के वितरण में असमानता, डिस्पैरिटीज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम। भारत में संपत्ति भी का वितरण भी बहुत चौंका देने वाला है। भारत के लगभग 10% जनसंख्या के पास 90% धन संपत्ति है तथा 90% जनसंख्या के पास लगभग 10% धन संपत्ति पाई जाती है। इसी प्रकार यहाँ अमीरी गरीबी में बहुत फर्क है। अधिकतर जनसंख्या गरीब है और बल्कि कुछ जनसंख्या यहाँ पे अमीर है। अगली विशेषता है असंतुलित विदेशी व्यापार। प्रत्येक देश को अन्य देशों के साथ व्यापार करना पड़ता है, क्योंकि कोई भी देश अपने आप में आत्मनिर्भर नहीं है। जिन वस्तुओं का देश में अधिक उत्पादन होता है उनका निर्यात किया जाता है, तथा जिन वस्तुओं का उत्पादन देश में नहीं होता है उनका अन्य देशों से आयात किया जाता है। यदि आयात कम हो और निर्यात ज़्यादा होते हैं तो उस देश का व्यापार संतुलन अनुकूल होता है, फेवरेबल होता है, तथा निर्यात कम हो और आयात अधिक हो तो विदेशी व्यापार का संतुलन प्रतिकूल होता है। भारत में वर्ष 1972-73 तथा 1976-77 इन 2 वर्षों में ही भारत में विदेशी व्यापार अनुकूल रहा है, बाकी के वर्षों में यह प्रतिकूल ही रहा है। अगली विशेषता है असंतुलित औद्योगिक विकास, इम्बैलेंस्ड इंडस्ट्रियल ग्रोथ। कंज्यूमेबल गुड्स हैं यानी उपभोग्य सामान, उनके उद्योगों की देश में वृद्धि हुई है, जबकि पूंजीगत सामान यानी जो मशीनरी का सामान होता है उस सामान के जो उद्योग हैं उनका विकास बहुत कम मात्रा में हुआ है।
इसके अलावा भारत के कुछ राज्यों में ही औद्योगिक विकास सही तरीके से हो पाया है, यानी महाराष्ट्र, पंजाब, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, तमिलनाडु, गुजरात आदि ये राज्य हैं जहाँ पर भारी मात्रा में औद्योगिक विकास हुआ है, बल्कि देश के अन्य राज्यों में औद्योगिक विकास की गति धीमी ही रही है। अगली विशेषता है नियोजित एवं मिश्रित अर्थव्यवस्था, प्लान्ड एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था पाई जाती है और साथ ही साथ मिश्रित अर्थव्यवस्था भी पाई जाती है। नियोजित अर्थव्यवस्था होती है जिसमें सरकार सोच समझकर एक प्लान बनाकर देश के विकास का कार्य करती है। 1951 में भारतीय योजना आयोग की स्थापना सरकार के द्वारा की गई थी और सन 2015 में इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है और देश के नियोजित विकास की जिम्मेदारी अब इसी संस्था के पास है। भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी कि यहाँ पर सरकारी और निजी दोनों तरह के उद्योग धंधे संचालित होते हैं। सरकार भी अपना उद्योग स्थापित कर सकती है और कोई निजी व्यक्ति है वो भी अपनी प्राइवेट फैक्ट्री खोल सकता है। अगली विशेषता है गरीबी की अधिकता, पैलेंटी ऑफ पॉवर्टी। आज़ादी के समय लगभग 40% आबादी और वर्तमान में लगभग 20% आबादी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है। अगली विशेषता है दोहरी प्रवृत्ति की अर्थव्यवस्था, ड्यूल नेचर ऑफ इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था दो मुख वाली है, यानी दोहरी प्रवृत्ति के। एक तरफ ग्रामीण अर्थव्यवस्था है तो दूसरी तरफ शहरी अर्थव्यवस्था है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में लोगों के पास आय की कमी होती है, उनकी परचेजिंग पावर कम होती है, इसलिए उनका जीवन स्तर भी थोड़ा नीचा होता है। बल्कि शहरी अर्थव्यवस्था है दूसरी तरफ, जिसमें शहर के लोगों के पास आय की अधिकता होती है और उनका परचेजिंग पावर काफ़ी अच्छा होता है गांव की तुलना में, तो वो अच्छा जीवन यापन करते हैं। अगली विशेषता है परिवहन एवं संचार के साधनों का अभाव। देश के विकास के लिए परिवहन और संचार के साधनों को होना बहुत आवश्यक है। वर्तमान में देश में बढ़ती हुई जनसंख्या के अनुपात में परिवहन और संचार के साधनों का अभाव पाया जाता है। अगली विशेषता है परंपरागत प्रविधि, ट्रेडिशनल टेक्निक। भारत में उद्योग और कृषि दोनों क्षेत्रों में ही परंपरागत विधियों से उत्पादन किया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ उत्पादित होने वाली जो वस्तुएं हैं वो महंगी होती हैं और महंगी होने से विदेशी व्यापार में उन देशों के सामान से पिछड़ जाती हैं जो काफ़ी आधुनिक टेक्निक का सहारा लेकर उत्पादन कार्य करते हैं। सीधी सी बात है, कहीं भी हम अपना माल बेचना चाहें तो सस्ती कीमत वाला और अच्छी टेक्निक से बना हुआ माल ज़्यादा बिकता है और पुरानी टेक्निक से और ऊंची लागत से बना हुआ माल कम बिकता है। इसलिए अपना देश परंपरागत विधियों से उत्पादन करता है तो विदेशी व्यापार में अपना हिस्सा ज़्यादा नहीं बढ़ा पाता है। अगली विशेषता है परंपरागत समाज, ट्रेडिशनल सोसाइटी। भारत की अधिकतर जनसंख्या गांवों में निवास करती है और गांव के लोग परंपरागत और यहाँ रूढ़िवादी होते हैं। शिक्षा का अभाव होता है, फिजूल खर्ची ज़्यादा होती है, मृत्यु भोज, बाल विवाह, शादियों में अनाप शनाप फिजूल खर्ची, इनकी वजह से
यहाँ बचत को कम महत्व दिया जाता है। बचत नामात्र की होती है और कम बचत होने से यहाँ पूंजी का अभाव पाया जाता है। परंतु भारत का समाज अब धीरे धीरे बदल रहा है, साक्षरता बढ़ रही है और साक्षरता बढ़ने से लोगों के विचारों में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। अगली विशेषता है अपरिपूर्ण बाजार, इम्परफेक्ट मार्केट। परफेक्ट मार्केट की ये विशेषता होती है कि उत्पादन के साधनों में गतिशीलता पाई जाती है। उत्पादन के साधन को यदि अधिक आय का अवसर मिलता है तो वह अपने वर्तमान कार्य को छोड़कर अन्य उद्योग या कार्य में चला जाता है। परंतु रोजगार के अवसरों का पूर्णतः अभाव होने के कारण साधनों की गतिशीलता नहीं पाई जाती है और भारत में उद्योगों के क्षेत्र में निवेश का भी अभाव पाया जाता है, इसलिए यहाँ का मार्केट परिपूर्ण नहीं है। अगली विशेषता है घाटे की अर्थव्यवस्था। यहाँ घाटे की अर्थव्यवस्था भारत सरकार के द्वारा प्रतिवर्ष आय और व्यय का बजट बनाया जाता है, तो सरकार के पास अधिकतर खर्चे अधिक होते हैं और आय कम होती है। इसलिए जितनी आय की कमी होती है उतना पैसा लोन लेके पूरा किया जाता है, विदेशों से लोन लिया जाता है। यदि विदेशों से लोन प्राप्त नहीं होता है तो भारत सरकार के द्वारा रिजर्व बैंक से उतना पैसा छपा के ले लिया जाता है। इस व्यवस्था को घाटे की वित्त व्यवस्था कहा जाता है। अगली विशेषता है निर्धनता का दुष्चक्र, विशियस ऑफ पॉवर्टी। प्रोफेसर नरक्ष ने एक गरीब व्यक्ति के उदाहरण के द्वारा इसे समझाया है। जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति की आय कम है, कम आय होने से वह कम भोजन करेगा, कम भोजन होने से उसका शरीर कमज़ोर रहेगा और यदि वही व्यक्ति कार्य करता है तो उसकी कार्य क्षमता कम होती है और कम कार्य क्षमता होने से उसकी उत्पादकता कम होती है और कम उत्पादकता होने पे उस व्यक्ति को कम आय की प्राप्ति होती है। इस प्रकार ये गरीबी का दुष्चक्र चलता रहता है। अगली विशेषता है विकासशील अर्थव्यवस्था, डेवलपिंग इकोनॉमी। भारत एक विकसित अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ रहा है। अभी ये विकास की प्रक्रिया में है, विकासशील देश है। जब तक देश विकसित नहीं हो जाता तब तक विकास की प्रक्रिया चलती रहेगी। विकसित देश कब हो जाएगा इसकी एक विशेषता है, वहाँ फुल एम्प्लॉयमेंट हो जाता है जिस देश में, यानी कोई बेरोज़गार नहीं रहता। उन लोगों को छोड़ के जो काम नहीं करना चाहें अपनी मर्ज़ी से, जिसको ऐच्छिक बेरोज़गारी कहते हैं, वो पाई जाती है। इसके अलावा प्रत्येक व्यक्ति को काम मिलता है। और इसके साथ ही जैसे जैसे कोई अर्थव्यवस्था विकास की तरफ बढ़ती है या विकसित हो जाती है तो वहाँ पर उसमें जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान घट जाता है और उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़ जाता है। सेवा क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक होता है, उसके बाद में उद्योग क्षेत्र का योगदान होता है और सबसे कम योगदान कृषि क्षेत्र में होता है। तो भारत में भी ये स्थिति धीरे धीरे देखने को मिल रही है। वर्तमान में सेवा क्षेत्र का योगदान अधिक है जीडीपी में, उद्योग क्षेत्र का उससे कम है और सबसे कम योगदान अभी कृषि क्षेत्र का चल रहा है। परंतु भारत अभी तक पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाया है, इसलिए जो विकसित होने का उच्चतम पायदान है उस पर हमें देश को पहुंचना बाकी है। अगली विशेषता है तकनीकी का अभाव। भारत की जनसंख्या के पास तकनीकी का अभाव है, यानी जो भी कार्यरत जनसंख्या है वो अपने काम में पूरी तरह से स्किल्ड नहीं है। अगली विशेषता है मानसून पर निर्भरता, डिपेंडेंसी ऑन मानसून। भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि जो है वो यहाँ पर मानसून पर निर्भर है। जिस वर्ष अच्छी बारिश होती है वहाँ तब भारत में अच्छी पैदावार होती है और अच्छी पैदावार होने से लोगों को अच्छी इनकम होती है, किसानों को। उनके साथ ही कृषि पर आधारित उद्योग हैं वो भी खूब अच्छे चलते हैं। और जिस वर्ष बारिश नहीं होती है, मानसून देर से आता है तो खेती अच्छी नहीं होती है, पैदावार अच्छी नहीं होती है। तो भारत ये है, इसको मानसून का जवाब भी कह सकते हैं।
अगली विशेषता है विदेशी सहयोग पर निर्भर, डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन एड्स। जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं, भारत एक घाटे की वित्त व्यवस्था वाला देश है, तो यहाँ पर अधिकतर बजट में घाटा ही पाया जाता है, जिसको पूरा करने के लिए भारत को विदेशों से सहयोग लेना पड़ता है। विश्व बैंक से, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से, एशियाई विकास बैंक से, इनसे लोन लेकर अपने विकास कार्यों को आगे बढ़ाना होता है। आज के लिए बस इतना ही, और अंत में ये असाइनमेंट, आज इस चैप्टर से आपने क्या सीखा। एक क्वेश्चन है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। विश्वविद्यालय परीक्षाओं में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। धन्यवाद।